नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान का वन लाइनर देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज से केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज लेकर आए और इस पे आधारित प्रमुख एमसीक्यू भी लास्ट में है चैप्टर का। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पदार्थ और उसके घटक से। उसमें देखते हैं पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है कहलाती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है कहलाती है पदार्थ। वायु, जल, गैस। अगला है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं जो है वो तीन है। क्या है? तीन है। ठोस, तरल एवं गैस। ठोस, तरल एवं गैस। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं जो है वो है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। क्या है? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ को किसमें विभाजित किया गया है? शुद्ध पदार्थ को किसमें विभाजित किया गया? तत्व और यौगिक में। क्या है? तत्व और यौगिक में। तत्वों को किसमें विभाजित किया गया है? तो तत्वों को धात्विक, अधात्विक और उपधातु में। क्या है? तत्वों को किसमें विभाजित किया है? धात्विक, अधात्विक और उपधात्विक में। यौगिक को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और तत्वों को किसमें विभाजित किया गया था? धात्विक, अधात्विक और उपधातु में। पदार्थों की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली होती है और बल लगाने पर संकुचित नहीं होती है? पदार्थों की कौन सी अवस्था जो निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली होती है और बल लगाने पर संकुचित नहीं होती है? वो है ठोस अवस्था है। अब पदार्थों को कौन सा अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित नहीं होता है? वो है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या है? आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। पदार्थ की कौन सी अवस्था को ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है? तो वो है गैसीय अवस्था। क्या है? गैसीय अवस्था। किस अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। चौथी अवस्था किसे कहा जाता है? तो प्लाज्मा अवस्था को। क्या कहता है? प्लाज्मा अवस्था को। पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयनित गैसों के रूप में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं? अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं, वो है प्लाज्मा अवस्था। क्या है? प्लाज्मा अवस्था। बहुत अधिक तापमान पर पदार्थ को गर्म करने पर कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? बहुत अधिक तापमान पर पदार्थ को गर्म करने और कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? तो वह है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा की उपस्थिति चमक पैदा करती है। प्लाज्मा की उपस्थिति चमक पैदा करती है सीएफएल ट्यूब में। क्या है? सीएफएल ट्यूब में। पदार्थ की एक पांचवी अवस्था भी है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था है। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किसने की थी? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में। सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में। बोस-आइंस्टीन अवस्था कैसे बनती है? तो अत्यंत कम घनत्व वाली गैस के शीतलन से। अत्यंत कम घनत्व वाली गैस के शीतलन से यानी सुपर कूलिंग के द्वारा आप पांचवी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। चलिए अब ठोस के बारे में जान लेते हैं। ठोस का गलनांक वह स्थिर तापमान जिस पर कोई ठोस सामान्य दाब में जो होता है उष्मा अवशोषित करके तरल बन जाता है। उष्मा को अवशोषित करके जो है उस हो जाता है, तरल बन जाता है, उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। गलनांक का जो है वो इंग्लिश क्या होता है? वो होता है मेल्टिंग। क्या होता है? मेल्टिंग होता है। क्या होता है? मेल्टिंग। चलिए अगला देखते हैं। यदि शुद्ध ठोस पदार्थ में अशुद्धियां मिला दी जाए तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ठोस का गलनांक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस का जो है वो गलनांक कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम जाएगा। किसी शुद्ध ठोस पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसका पिघलना कम क्यों हो जाता है? क्योंकि अशुद्धियां ठोसों की जालीदार संरचना को कमजोर कर देती है, जिसके कारण ठोस पदार्थ कम स्थिर हो जाता है और अपने मूल गलनांक से पहले ही पिघल जाता है। अशुद्धियां जो है ठोसों की जालीदार संरचना को कमजोर कर देती है, जिसके कारण ठोस पदार्थ कम स्थिर हो जाता है और अपने मूल गलनांक से पहले ही पिघल जाता है। ठोस में दाब की बात करते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल बाई क्षेत्रफल। बल बाई क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बाई क्षेत्रफल। सतह के लंबता किसी वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल जो है वो क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। दाब P बराबर पृष्ठ के लंबता बल F बटा पृष्ठ के क्षेत्रफल A होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। किसी ठोस के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ठोस का दाब कहते हैं। क्या है? ठोस का दाब कहते हैं। जैसे चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों को टायर चौड़े बनाए जाते हैं, दाब का प्रभाव कम करने के लिए बनाए जाते हैं। गलनांक पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी मेल्टिंग पॉइंट पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने से गलनांक जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। यदि बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाया जाए तो क्या होगा? दाब बढ़ने से गलनांक जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। गलनांक जो है कम हो जाता है। पहाड़ पर रखी बर्फ के नीचे से पिघल जाती है क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण गलनांक जो है वो कम हो जाता है। क्या है? गलनांक कम हो जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर क्या होगा? उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। गलनांक भी बढ़ जाता है।
जैसे मोम, घी, डालडा, नारियल तेल इत्यादि। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर आयतन में कमी होती है और दाब जो है बढ़ाने पर कमी होती है और दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। जैसे ढलवा लोहा, बिस्मथ, बर्फ। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, वो पहले पिघल जाता है और वहां पानी आ जाता है तो वो फिसलन पैदा करता है। अब आइए द्रव के बारे में जानते हैं। द्रव का क्वथनांक क्या है? क्वथनांक, क्वथनांक का जो होता है इंग्लिश वो क्या होता है? तो वो होता है बॉइलिंग। क्या है? बॉइलिंग। वह स्थिर तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ समान वायुमंडलीय दबाव के तहत वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है उस तरल का क्वथनांक। वह स्थिर तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ समान वायुमंडलीय दबाव के तहत वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है उस तरल का क्वथनांक। किसी तरल पदार्थ के क्वथनांक पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धियां तरल पदार्थ के उबालने के दौरान बाष्पीकरण के लिए उपलब्ध पानी के अणुओं को क्या कर देती है? कम कर देती है। जब हम किसी तरल पदार्थ में अशुद्धियां मिलाते हैं तो उस तरल पदार्थ का क्वथनांक जो है वो कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होने पर भी पानी का क्वथनांक जो है वो कम हो जाता है। द्रव का हिमांक, हिमांक का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है? फ्रीजिंग। क्या होता है? फ्रीजिंग। वह स्थिर तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ उष्मा ऊर्जा देकर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है उस तरल पदार्थ का हिमांक बिंदु। क्या है? हिमांक बिंदु। द्रव को अगर कह रहा है कि उष्मा ऊर्जा देकर ठोस पदार्थ को परिवर्तित करना ही उस तरल पदार्थ का हिमांक बिंदु कहते हैं। अब द्रवों को बाष्पीकरण के बारे में जान लेते हैं। किसी तरल पदार्थ को उसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है उस तरल पदार्थ का बाष्पीकरण। किसी तरल पदार्थ को उसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है उस तरल पदार्थ का बाष्पीकरण। किसी तरल पदार्थ के बाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो तरल पदार्थ की प्रकृति, तापमान और सतह क्षेत्र। तापमान और सतह क्षेत्र के बढ़ने का तरल पदार्थ के बाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है। तापमान और सतह क्षेत्र के बढ़ने से तरल पदार्थ का बाष्पीकरण का प्रभाव पड़ता है कि बढ़ जाता है। किसी दिए गए तापमान पर तरल पदार्थ के साथ संतुलन में उस तरल पदार्थ की वाष्प द्वारा लगाए गए दबाव को कहा जाता है, तो कहा जाता है उस तरल पदार्थ का वाष्प दाब। क्या है? उस तरल पदार्थ का वाष्प दाब। किसी तरल पदार्थ का वाष्प दबाव किस पर निर्भर करता है? तो उस तरल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। प्रकृति और तापमान पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर के अंदर द्रव का वाष्प दाब जो है वो बढ़ जाता है, वाष्प दाब जो है वो बढ़ जाता है। तरल अवस्था में बदलने बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था में बदले बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है? सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। नेक्स्ट है गैस का तरल में बदले बिना सीधे ठोस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गैस को तरल में बदले बिना सीधे ठोस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर कह रहा है कि अगर मान लिया कि यहां पर ठोस है और वो ये डायरेक्ट बदल रहा है गैस में, तो ये हो गया क्या? सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन हो गया। और गैस से सीधे ठोस में आ रहा है तो ये जो हमारा हो गया वो हो गया निक्षेपण। क्या है? निक्षेपण, जिसे बोलते हैं डिपोजिशन। क्या है? डिपोजिशन या जमाव बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। द्रवों में दाब। द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, जिसकी वजह से किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। द्रव का दाब किन कारकों पर निर्भर करता है? तो द्रव के घनत्व पे यानी डी पे, सतह से ऊंचाई पे यानी एच पे, गुरुत्वीय त्वरण जी पर। डी पर, एच पर और जी पे। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित किया जाए तो द्रव का दाब बराबर होगा रो जी एच। क्या है? रो जी एच प्लस वायुमंडलीय दबाव। रो जी एच प्लस वायुमंडलीय दाब। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब की गणना का सूत्र है द्रव में दाब बराबर रो जी एच प्लस वायुमंडलीय दाब, जहां एच द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई है, रो बाई डी जो है द्रव का घनत्व है और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब क्या होगा? द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे द्रव की गहराई बढ़ती है द्रव का दाब भी बढ़ता जाता है। द्रव का दाब भी बढ़ता जाता है। एक ही गहराई पर द्रव का दाब क्या होगा? द्रव में चारों ओर समान होता है। क्या है? चारों ओर समान होता है। किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब जो है वो क्या होता है? समान होता है। क्या है? समान होता है। द्रव पात्र में द्रव सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई एच पर निर्भर करता है, न कि नली के आकार या चौड़ाई पर। समान गहराई पर द्रव का दाब क्या होता है? तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब जो है अधिक होगा। क्या है? अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब अधिक होगा।
क्वथनांक पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने से क्वथनांक जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। दाब बढ़ने पर क्या होता है? सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को क्या कहते हैं? प्लवन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लवन, फ्लोटिंग कहते हैं। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। प्लवन निर्भर करता है वस्तु के भार या उत्क्षेप पर। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। भार तथा उत्क्षेपण बटा प्रणोद एक दूसरे से, भार तथा उत्क्षेप या प्रणोद जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यहां समझ सकते हैं कि अगर मान लिया कि यहां पर जो है ये पानी का है, तो भार अगर नीचे की ओर लग रहा है तो ऊपर की ओर जो है वो लगेगा, वो क्या है? उत्क्षेप होगा या प्रणोद होगा, जो एक दूसरे के विपरीत लगेगा। अब आइए जानते हैं गैस के बारे में। गैस के गुण। प्रथम सबसे हल्की गैस कौन सी है? प्रथम जो है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन गैस H2। क्या है? H2। दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हीलियम गैस He। क्या है? हीलियम गैस He। H2 हाइड्रोजन को और कौन सी गैस कहा जाता है? तो अस्थायी गैस कहा जाता है। अस्थायी गैस कहा जाता है। कौन सी गैस सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है? कौन सी गैस सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है? तो वो है हाइड्रोजन गैस H2 गैस। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस या He गैस। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? तो हीलियम गैस यानी He गैस। अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? O2 प्लस He का, यानी हीलियम का गैसों का मिश्रण तरल अवस्था में रहता है। O2 प्लस He। समुद्र में कम गहराई पर जाने पर किस गैस का मिश्रण का उपयोग किया जाता है? O2 प्लस N2 गैसों का मिश्रण किया जाता है। O2 प्लस N2 गैसों का। लेकिन समुद्र की गहराई में जाने पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? O2 प्लस हीलियम गैसों का। यह ध्यान रखिएगा, दोनों जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। O2 प्लस N2 का प्रयोग किया जाता है कम गहराई के लिए, अगर हीलियम के प्रयोग किया जाता है तो O2 प्लस He का प्रयोग किया जाता है। अस्पतालों में जो कृत्रिम श्वसन होता है वो O2 प्लस हीलियम का रहता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फुटबॉल में कौन सी गैस से भरी होती है? तो नाइट्रोजन N2 और हीलियम He भरा रहता है। यदि दो गुब्बारों में समान यात्रा में हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 गैस के अणु भरे जाएं और उनमें एक साथ एक छेद किया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस H2 से भरा गुब्बारा पहले संपीड़ित होगा। क्या होगा? संपीड़ित हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस से हल्का होने पर भी गुब्बारे में क्यों नहीं भरा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस H2 जो है सबसे ज्वलनशील होती है। क्या है? ज्वलनशील होता है, वो आग लगने का ज्यादा डर है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड C2 गैस क्यों भरी जाती है? कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड C2 गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि CO2 पानी के साथ क्रिया करके कार्बोनिक यौगिक बनाती है। कार्बोनिक यौगिक बनाती है। जब N2O और O2 प्रतिक्रिया कराते हैं या मिश्रण बनाते हैं तो यह एक एनेस्थेटिक निश्चेतक बनाता है जिसे एनेस्थीसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनेस्थीसिया कहा जाता है। ओजोन गैस किस तत्व का अपरूप है? ऑक्सीजन का। क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है ओजोन। ओजोन गैस का जो फार्मूला है वो क्या है? O3 है। क्या है? O3 होता है। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई है डॉप्सन इकाई। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई है वो है डॉप्सन इकाई। कौन परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है? तो वो है ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत रोकता है। ओजोन परत का क्षय किसके कारण हो रहा है? ओजोन परत का क्षय किसके कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसों के कारण क्षय हो रहा है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर AC में कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस उत्सर्जित होती है। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। फ्यून का दूसरा नाम क्या है? फ्यून का दूसरा नाम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC का क्या उपयोग है? एरोसोल प्रणोदक में, रेफ्रिजरेंट में और वायु शीतलन में। CFC का क्या उपयोग है? एरोसोल प्रणोदक, रेफ्रिजरेंट और वायु शीतलन में। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त कौन सी एक जहरीली गैस थी? द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त कौन सी एक जहरीली गैस थी? तो वह है लेविसाइड। लेविसाइड। आंसू गैस का क्या नाम है? तो क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन। CCl3NO2। CCl3NO2। कौन सी गैस से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है SO2, CO और NO2। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में घनत्व में अंतर होने के कारण एक गैस दूसरी गैस में मिल जाती है? घनत्व में अंतर होने के कारण, तो वो है विसरण प्रक्रिया से। किस में वृद्धि के साथ गैसों में प्रसार यानी विसरण गुणों में वृद्धि होती है? वो है तापमान में। अगला है, गर्म भोजन की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? तो गैस के प्रसार के यानी विसरण के कारण। इत्र की शीशी से खुशबू फैलना गैस के प्रसार है यानी विसरण के कारण है। मल की दुर्गंध नाक तक पहुंचती है गैस के प्रसार के कारण। गैस जो है वो किस स्थिति में संघनित होती है? तो उच्च दबाव और निम्न तापमान की स्थिति में। अब आइए देखते हैं गैसों का विसरण। किसी भी गैस के अणुओं के स्वतः स्फूर्त मिश्रण की प्रक्रिया कहलाती है। किसी भी गैस के अणुओं के स्वतः स्फूर्त मिश्रण की प्रक्रिया कहलाती है गैसों का विसरण। इकाई समय में फैलने वाली गैस की मात्रा को क्या कहते हैं? गैसों का विसरण दर कहा जाता है। इकाई समय में फैलने वाली गैस की मात्रा को
गैसों का विसरण दर कहा जाता है। इस नियम के अनुसार समान तापमान और दबाव पर गैसों के प्रसार आर की दर उन गैसों के घनत्व डी या गैसों के मोलर द्रव्यमान एम के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वह है ग्राहम का विसरण का नियम। ग्राहम का विसरण का नियम क्या है कि समान तापमान और दबाव पर गैसों के प्रसार की दर उन गैसों के घनत्व या गैसों के मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब फार्मूला से देखते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू होता है 1/√m। क्या होता है 1/√, या R1/R2 बराबर हो जाएगा √m2/m1, या R प्रोपोर्शनल टू होता है 1/√d, R1/R2 बराबर निकाल सकते हैं d2/d1, जहां d क्या है घनत्व है, m क्या है मोलर द्रव्यमान है, R क्या है तो वो गैसों के प्रसार है। अब आइए गैसों पर दाब का प्रभाव देखते हैं। ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में गैसें अत्यधिक संपीड़ित होती है। उदाहरण, खाना पकाने और परिवहन के लिए क्रमशः बड़ी मात्रा में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को छोटे सिलेंडरों में भरा जाता है और आसानी से ले जाया जा सकता है। गैसों का दबाव बढ़ाने पर, तापमान कम करने पर क्या होगा, गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है, गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है। उदाहरण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, वायुमंडल में दबाव कम होने पर तरल अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। आइए अब जानते हैं अवोगाद्रो का नियम। क्या है अवोगाद्रो का नियम? इस नियम के अनुसार समान तापमान एवं दबाव एनटीपी पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किस नियम के अनुसार समान तापमान एवं दबाव पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो वो है अवोगाद्रो का नियम। क्या है अवोगाद्रो का नियम? एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। क्या होता है 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर एनटीपी या एसटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल के आयतन में अणुओं की जो संख्या होता है वो अवोगाद्रो संख्या कहलाता है, यानी 6.023 गुना 10 के पावर 23 के बराबर होता है। अवोगाद्रो संख्या कितना है 6.023 गुना 10 के पावर 23 के बराबर होती है। अब आइए जानते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। अक्रिय गैस के अलावा जब अन्य गैस से गैसों के मिश्रण में एक दाब उत्पन्न करती है जिसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहा जाता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहा जाता है। आंशिक दाब के किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का कुल दबाव मिश्रण में मौजूद सभी गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है? तो वो है डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम होता है। डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम पहली बार किस गैस पर लागू किया गया था? पहली बार किस गैस पे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस पे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस पे। गैसीय मिश्रण बराबर सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग कुल दाब के बराबर होता है। पी टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट जो है वो Pn तक होता है। अब जानते हैं बॉयल्स का नियम। किस नियम के अनुसार एक निश्चित तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा में गैस का दाब गैस के आयतन के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर जो है कह रहा है कि किस एक निश्चित तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा में गैस का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो हो गया बॉयल्स का नियम। क्या हो गया बॉयल्स का नियम हो गया बॉयल्स का। और गैस की दी गई मात्रा को आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉयल्स का नियम। गैस के दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉयल्स का नियम। स्थिर तापमान पर गैस के एक निश्चित मात्रा के आयतन और उसके दबाव का गुणनफल एक स्थिरांक होता है। यह है बॉयल्स का नियम। क्या है बॉयल्स का नियम है। आप देख सकते हैं यहां पर नियम आगे रहेगा कि क्या होगा। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस के एक निश्चित मात्रा का दाब व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है? तो बॉयल्स का नियम। V प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी नियत ताप पर। जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है तो V बराबर K/P लिख सकते हैं, PV बराबर K लिख सकते हैं जहां K नियतांक है। P1 V1 बराबर P2 V2। क्या है P1 V1 बराबर P2 V2। चार्ल्स का नियम। किस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन होगा उसके निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है? तो वो है चार्ल्स के नियम। क्या है चार्ल्स के नियम। यानी V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू नियत दाब पर यहां प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। V बराबर KT, K नियतांक है, यानी V1/V2 बराबर T1/T2। ये काफी इंपॉर्टेंट है। V1/V2 बराबर T1/T2। किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है 0 डिग्री केल्विन पर या -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। किस तापमान पर गैस के अणु गति रोकते हैं? किस तापमान पर गैस के अणु गति रोकते हैं? तो 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। गे-लुसाक का नियम। गे-लुसाक का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है। तो गे-लुसाक का नियम कहलाता है। स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है। गे-लुसाक का नियम है। P प्रोपोर्शनल टू T नियत आयतन पर P बराबर KT, K जहां नियतांक है, P1/P2 बराबर T1/T2, P1/P2 बराबर T1/T2। आदर्श गैस नियम।
वह गैस जो हर तापमान और दाब पर गैस का नियम का पालन करती है कहलाती है आदर्श गैस। क्या है? आदर्श गैस कहलाती है। हर तापमान और दाब पर गैस का नियम पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। भी जो होता है भी प्रोपोर्शनल टू 1/p, भी प्रोपोर्शनल टू टी, भी प्रोपोर्शनल टू एन, यानी भी बराबर आर इंटू टी एन बटा पी, यानी पी भी बराबर एनआरटी। ये आदर्श गैस का समीकरण है। ये समीकरण जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पी भी बराबर एनआरटी, जहां पी गैस का निरपेक्ष जो है वो क्या है? दाब है। भी जो है गैस का आयतन है। एन गैसों की मोलों की संख्या। आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है। टी जो है वो परम ताप है। क्या है? परम ताप है। वह गैस जिसके अणुओं का आकर्षण बल शून्य होता है और वो नगण्य स्थान घेरता है आदर्श गैस कहलाती है। क्या है? आदर्श गैस कहलाती है। कौन सी गैस एक काल्पनिक अवधारणा है जो व्यवहार में संभव नहीं है? वो है आदर्श गैस। किस गैस में एक बड़ी संख्या में समान अणु पाए जाते हैं? वो है आदर्श गैस। एक आदर्श गैस द्वारा व्याप्त आयतन की तुलना में उसके अणुओं द्वारा व्याप्त आयतन कितना होता है? तो नगण्य होता है। क्या है? नगण्य होता है। एक आदर्श गैस के अणु किस नियम का पालन करते हैं और क्यों? एक आदर्श गैस के अणु किस नियम का पालन करते हैं और क्यों? तो न्यूटन के गति के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि वो यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति करते हैं। किस गैस के अणु केवल टकराव के समय ही बल का अनुभव करते हैं? वो है आदर्श गैस के। क्या है? आदर्श गैस जो है केवल टकराव के समय ही बल का अनुभव करते हैं। किस गैस के अणु के टकराने से नगण्य समय लगता है? वो है आदर्श गैस। क्या है? वो है आदर्श गैस। आदर्श गैस का ठोस या तरल अवस्था में क्यों नहीं बदला जा सकता है? तो चूंकि आदर्श गैसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वो शून्य होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आदर्श गैसों के ठोस या तरल अवस्था में क्यों नहीं बदला गया है? तो आंसर हो जाएगा आदर्श गैसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है वो शून्य होता है। आदर्श गैस के अणु केवल टकराव के समय में ही बल का अनुभव करते हैं। आदर्श गैस के अणुओं को टकराने में कितना समय लगता है? टकराव में नगण्य समय लगता है। आदर्श गैस के अणुओं के बीच शून्य आकर्षण के आधार पर आदर्श गैसों को किन गैसों के करीब माना जाता है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम को। आदर्श गैस के अणुओं के बीच शून्य आकर्षण के आधार पर आदर्श गैसों को किन गैसों के करीब माना गया है? तो वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम को। ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन को स्थायी गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन गैसों का द्रवीकरण जो है वो बहुत ही जटिल है, इसलिए स्थायी गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह द्रवीकरण बहुत जटिल है। पदार्थों पर वायुमंडलीय दाब। पदार्थों पर वायुमंडलीय दाब। वायु द्वारा लगाए गए बल को कहा जाता है। वायु द्वारा लगाए गए बल को कहा जाता है वायुमंडलीय दबाव। क्या है? वायुमंडलीय दबाव। ऋतु विज्ञान में वायुमंडल का दाब का प्राय जो है वो क्या है? ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब का जो है वो प्राय है कि बार अथवा मिली बार में प्रदर्शित करते हैं। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 105 पास्कल। क्या है? 105 पास्कल। एक मिली बार बराबर 10 के पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 102 पास्कल। दाब प्रेशर एक राशि है, अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा जो है अधिक होता है। विमान में जो अंदर होता है वो दाब बाहर की अपेक्षा जो है वो अधिक होता है। इसलिए जब खिड़की उड़की टूट जाता है विमान के, तो लोग विमान से बाहर की ओर वायुमंडल में चले जाते हैं, क्योंकि दाब जो है वो अंदर बाहर रहता है, मतलब ज्यादा रहता है बाहर की अपेक्षा। समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है। समुद्र तल से ऊपर जाइए या नीचे जाइए, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अगला है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके कारण तरल पदार्थ का क्वथनांक भी जो है वो कम हो जाता है। पहाड़ियों पर पानी तरल पदार्थ किस तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने पर पानी का क्वथनांक जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने पर पानी का जो है क्वथनांक वो कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब जो है P प्रोपोर्शनल क्वथनांक प्रोपोर्शनल टू 1/, बाष्पीकरण की दर होता है। वायु दाब पर आधारित उदाहरण देख लेते हैं। क्या कारण है कि हम गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे नहीं दबते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और बाहर से आने वाले दाब को संतुलित करता है। शरीर के जो अंदर का दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और बाहर से आने वाले दाब को संतुलित करता है, इसलिए हम गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे नहीं दबते हैं। वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और वो बाहर की ओर निकलने लगता है, क्योंकि जो उस पर दबाव होता है वो ज्यादा होता है। किस पे? फाउंटेन पेन की स्याही पर। और जब ऊपर दबाव कम जाता है तो वो स्याही बाहर की ओर फेंक देता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है, इनके शरीर से अधिक रक्त दाब के कारण उनके नाक आदि से खून के बाहर आने की संभावना रहती है। मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? तो गैसों का दाब मापने में प्रयोग करते हैं मैनोमीटर। वायु दाब मापी का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना आंधी तूफान की जो है वो क्या है? संभावना है। वायु दाब का पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होने की संभावना है। वर्षा होने की संभावना है। वायु दाब मापी का पाठ्यांक को धीरे धीरे ऊपर चढ़ना दिन साफ रहने की संभावना है। ये तीनों जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक मैनोमीटर जो है गैसों को दाब मापने का प्रयोग करता है। वायु दाब मापी का पाठ्यांक अगर एक नीचे गिर गया मतलब आंधी तूफान आने की पूरी संभावना है। धीरे धीरे नीचे गिर रहा है माने वर्षा होने की संभावना है। लेकिन अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो दिन साफ रहने की
संभावना है। अब आइए मिश्रण के बारे में जान लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ जो है वो मिश्रण कहा जाता है। क्या है? मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण में घटकों के गुण कैसे रहते हैं? तो अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित। किस प्रकार के मिश्रण की संरचना पूरी तरह एक समान होती है और घटकों के बीच पृथक्करण की कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है? तो वह है समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण। पूरी तरह से एक समान होती है संरचना और घटकों के बीच पृथक्करण की कोई स्पष्ट सीमा नहीं होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और किस प्रकार के मिश्रण में संपूर्ण रूप से एक समान संरचना नहीं होती है और विभिन्न घटकों के बीच पृथक्करण की स्पष्ट सीमाएं होती है? तो वो है विषमांगी मिश्रण। फ्रिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा। फ्रिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा जैसे कोल्ड ड्रिंक किसका मिश्रण है? तो तरल पदार्थ में गैस का मिश्रण है। तरल पदार्थ में गैस का मिश्रण है। मिश्रण के पृथक्करण की अगर विधियों की बात करते हैं, ऊर्ध्वपातन सामग्री को गैर ऊर्ध्वपातन सामग्री से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड और कपूर आदि। ये सब जो है वो ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड, कपूर, जो डायरेक्ट ठोस से गर्म करने पर गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन पर आयोडीन का वाष्प का रंग कैसा होता है? तो वो बैगनी रंग का। क्या है? बैगनी रंग का। एक फिल्टर पेपर के माध्यम से निलंबन को पारित करके तरल से निलंबित ठोस कणों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो निस्पंदन विधि। क्या है? निस्पंदन विधि। ठोस पदार्थों के पृथक्करण एवं शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि। पृथक्करण की कौन सी तकनीक में मिश्रण के घटकों को पृथक्करण उपयुक्त अवशोषक द्वारा घटकों के अवशोषित करने की दर के अंतर पर आधारित है? तो वो है क्रोमैटोग्राफी। क्या है? क्रोमैटोग्राफी। अब देखते हैं विलयन के बारे में। एक प्रकार के मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने से बनता है, विलयन कहलाता है। क्या है? एक प्रकार का मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है, विलयन कहलाता है। और वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, विलयन कहलाता है। चीनी और नमक जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, विलयन कहलाता है। और वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलता है, वो विलायक कहलाता है। यानी घोलने वाला बड़ा होता है, इसलिए विलायक, विलायक जो है हुआ। और जो घुल जा रहा है वो विलयन हुआ। क्या है? विलयन हुआ। उदाहरण के लिए पानी और चीनी के घोल में पानी विलायक है और चीनी जो है वो विलेय है। क्या है? क्या है? विलेय है। यानी आप देख सकते हैं विलेय जो होता है 3 अक्षर का है, वो घुलने वाला है, और जो अपने अंदर घुलाता है वो विलायक हुआ। किसी विलायक को सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है H2O जल के। किस विलायक को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? H2O को जो कहा जाता है यूनिवर्सल विलायक। ठोस पदार्थों की घुलनशीलता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर ठोस पदार्थों की घुलनशीलता जो है वो बढ़ जाती है। अगर मान लिया कि पानी में चीनी मिलाएं, थोड़ा कम घुल रहा है, उसे थोड़ा गर्म कर दीजिए, वो ज्यादा चीनी की मात्रा घोल लेगा अपने अंदर। तापमान बढ़ने पर गैसों की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर गैसों की घुलनशीलता जो है वो कम हो जाती है। जब दो विलयनों को ऑस्मोटिक यानी ऑस्मोटिक दबाव समान होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक कहा जाता है। एक भाग सांद्र HNO3 यानी HNO3 और 3 भाग जो है वो सांद्र HCl। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सजातीय मिश्रण कहलाता है अम्लराज, जिसे एक्वारेजिया। अम्लराज HNO3 अनुपात 3HCl 3:1 में मिलाया जाता है। सोना और प्लेटिनम किस विलायक में घुलते हैं? तो एक्वारेजिया में घुल जाता है। क्या है? एक्वारेजिया में। यानी HNO3 और 3HCl के मिश्रण में जो है सोना और प्लेटिनम घुल जाता है। अब विलयन के प्रकार देख लेते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय की आवश्यक मात्रा घुली होती है कहलाता है संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की आवश्यक मात्रा घुली होती है कहलाता है संतृप्त विलयन। जिस विलयन में घुले विलेय की मात्रा आवश्यकता से कम होती है उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। क्या है? असंतृप्त विलयन। जल में कौन सा विलयन विद्युत का उत्पादक करता है? जल में कौन सा विलयन विद्युत का उत्पादन करता है? तो वो है अम्लीय विलयन। क्या है? अम्लीय विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता से कहीं अधिक घुली हो और उस तापमान पर उससे अधिक ना घुल सके, वह सुपर संतृप्त विलयन है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय एक दूसरे से 100% घुले हो समांगी विलयन कहलाता है। समांगी, एक दूसरे से घुला हुआ हो, समांगी। जैसे चीनी और पानी का घोल, दूध और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, ये सब जो है वो समांगी विलयन है। 100% एक दूसरे में घुले हुए हैं। ऐसा घोल जिसमें विलेय एक दूसरे से 100% घुले हुए नहीं होते हैं उसे विषमांगी विलयन कहा जाता है। विषमांगी विलयन कहा जाता है। कोलाइडिस सजातीय विलयन प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में यह जो है वो विषमांगी विलयन है। कोलाइडिस सजातीय विलयन प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में यह विषमांगी विलयन होता है। किस प्रकार के विलयन में विलेय के कणों का आकार आणविक आकार का होता है? तो वो है वास्तविक विलयन में। वास्तविक विलयन में कणों का व्यास 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻9 मीटर तक होता है। आणविक आकार। किस प्रकार के विलयन में विलायक और विलेय के कणों का आकार लगभग बराबर होता है? तो वास्तविक विलयन में। क्या है? वास्तविक विलयन में। जब किसी गैस को दूसरी गैस में परिक्षेपित किया जाता है तो सदैव किस प्रकार का विलयन प्राप्त होता है? तो वो है वास्तविक विलयन प्राप्त होता है। जैसे नदी का गंदा पानी, वातावरण में धूल के कण आदि।
एक बिस्मांगी विलयन जिसमें विलेय कणों की त्रिज्या 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ी होती है, अर्थात वह बिस्मांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं, निलंबन विलयन कहलाता है। नदी का गंदा पानी, वातावरण में धूल के कण, वातावरण में धुआं आदि जो है वो सब निलंबन विलयन के एग्जाम्पल है। कोलायड विलयन एक बिस्मांगी विलयन जिसमें विलेय कणों की त्रिज्या 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक होती है, कहलाती है कोलायड विलयन। दूध, पनीर, शहद, खुशबू, पेंट, क्रीम आदि। कोलायड विलयन दो प्रकार के होते हैं, इमल्सन और जेल। इमल्सन और जेल। इमल्सन यह द्रव में द्रव का घोल है, जैसे दूध, इत्र, पेंट, गोंद आदि जो है द्रव में द्रव का घोल है। एक है जेली, यह ठोस में तरल का घोल है, ठोस में तरल का घोल है, जैसे पनीर, शहद, फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम आदि ये सब जेली के रूप में आता है, ठोस में तरल का घोल है। कोलायडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। कोलायडी विलयन कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। ठोस जो सोल है वो ठोस प्लस ठोस, जैसे रूबी, मोती, रंगीन कांच, ये जो है वो क्या है? सोल है। ये जो है ठोस जो है सोल है, ठोस प्लस ठोस क्या है? ठोस प्लस ठोस। सॉल की बात करते हैं तो द्रव प्लस ठोस, पारा में लेड का विलयन। ठोस फेन जो है वो ठोस प्लस गैस है, रबर फोम जो है ठोस प्लस गैस है। झाग या फेन जो है द्रव प्लस गैस है, धुएं में कार्बन का कण। ठोस एरोसोल काफी इंपॉर्टेंट है, गैस से ठोस है, गैसों का मिश्रण है। वायु गैस प्लस गैस है, गैसों का मिश्रण है। द्रव एरोसोल गैस प्लस द्रव है, कोहरा, धुआं, बादल। कोहरा, धुआं, बादल जो है धुंध, कोहरा, धुंध, बादल ये सब जो है द्रव एरोसोल है। जेली ठोस प्लस द्रव है, जैसे पनीर, मक्खन, फल जेली ये सब जो है जेली में आते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पायस, तरल प्लस द्रव, दूध, पानी में तेल का घोल, ये सब जो है पायस का एग्जाम्पल है। पानी में शराब का विलयन भी पायस का जो है वो एग्जाम्पल है। कोलायड विलयन का टिंडल प्रभाव। कोलायड विलयन का टिंडल प्रभाव। कोलायड विलयन से गुजरते समय प्रकाश किरण बिखर जाती है, यानी क्षयित हो जाती है, क्योंकि यह एक बिस्मांगी विलयन है, बिस्मांगी मिश्रण। जब प्रकाश की किरण को अंधेरे कमरे में भेजा जाता है तो कोलाइड्स एक घोल से बाहर गुजरते हैं, प्रकाश का मार्ग घोल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रभाव को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन के कण प्रकाश किरणों को किस प्रभाव के कारण प्रकिरणित करता है? तो टिंडल प्रभाव के कारण करता है। कहीं कहीं पे देखे होंगे कि जब सूरज की किरणें किसी अंधेरे कमरे के छिद्र से होकर आती है तो किरणों के मार्ग में मौजूद धूल के कण दिखाई देते हैं, वो टिंडल प्रभाव के कारण ही देते हैं। किसी सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के मार्ग में मौजूद धूल के कणों के कारण प्रकाश का मार्ग चमकदार हो जाता है, टिंडल प्रभाव के कारण। कोलाइडी विलयन का स्कंदन। कोलाइडी विलयन में कोलाइडल कणों का अवक्षेपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदन। कोलाइडल विलयन में कोलाइडल कणों के अवक्षेपण की प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदन कहते हैं। जब किसी कट के कारण खून बहना बंद करना पड़े तो उस स्थान पर फेरिक क्लोराइड या फिटकिरी, पोटास फिटकिरी का प्रयोग करने से खून बहना बंद हो जाता है। यह प्रक्रिया स्कंदन के परिणाम स्वरूप होती है। नॉर्मलता, ये इनके बारे में जानते हैं। तो किसी विलयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या कहलाती है नॉर्मलता। क्या है? एन कहलाते हैं। नॉर्मलिटी एन बराबर होता है W/V गुना 100/E होता है, जहां E बराबर होता है विलय का अनुभार बटा धनात्मक आयनों की संख्या, V जो होता है विलयन का आयतन होता है, W विलय का भार होता है और E जो होता है ग्राम तुल्यांक होता है। क्या है? ग्राम तुल्यांक, जो विलयन का अनुभार बटा धनात्मक आयनों की संख्या। मोलरता की अगर हम बात करते हैं तो किसी विलयन में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या कहलाती है मोलरता M। M बराबर W/V गुना 1000/M होता है। यहां पर क्या था? 1000 बटा वो E था। W विलेय का भार, M विलेय का अनुभार, V जो है विलयन का आयतन होता है। किसी मोललता MO, किसी विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या कहलाती है मोललता M0। M0 बराबर A/B गुना 1000/M, जहां A विलेय का भार है, M विलेय का अनुभार है, B विलायक का भार कहलाता है। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान या M/M% किसकी माप है? तो विलयन की सांद्रता की माप है। किसे विलयन के द्रव्यमान के सापेक्ष विलेय के द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो वो है विलयन की सांद्रता का। M/M% बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना आंसर, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 1000। अगला है तरल पदार्थ का विसरण के बारे में। अत्यधिक संकेंद्रित क्षेत्र में कम संकेंद्रित क्षेत्र की ओर पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की प्रवाह या विस्थापन को विसरण कहा जाता है। क्या कहा है? विसरण कहा जाता है। विसरण की प्रक्रिया तब जारी रहती है जब तक दोनों क्षेत्रों में सांद्रता बराबर ना हो जाए। विसरण की प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक दोनों क्षेत्रों में सांद्रता बराबर ना हो जाए। विसरण की प्रक्रिया के कारण तरल पदार्थ कहलाते हैं वो है द्रव। जब स्याही की एक बूंद पानी में डाली जाती है तो स्याही के अणु पानी के अणुओं के बीच फैल जाते हैं और एक सजातीय मिश्रण बनाते हैं। वह द्रव्य तरल पदार्थ का विसरण का कारण। क्या है? द्रव्य तरल पदार्थ में विसरण के कारण। यह था केमिस्ट्री का एक चैप्टर, लेकिन अभी इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे, इसलिए हमारे चैनल पर भी बने रहें। आइए देखते हैं इससे जुड़े MCQ। पहला MCQ है कि वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक जो है स्तर क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 9 ppm। क्या है? 9 ppm। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक क्यों है?
क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। रक्त में की ऑक्सीजन जो है ले जाने की क्षमता है उसे कम कर देता है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन अणु किसका एक उत्पाद है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पराबैंगनी विकिरण और ऑक्सीजन की। पराबैंगनी विकिरण और ऑक्सीजन की। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। आंसर हो जाएगा ए, विसरण। क्या है? विसरण। एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं कहलाता है, तो वो है निलंबन विलयन। निलंबन विलयन। रेत और चीनी का मिश्रण उदाहरण है, तो वो है विषमांगी मिश्रण का। विषमांगी मिश्रण का। निम्नलिखित में कौन सा विलयन प्रकाश बिखेर सकता है? कौन सा विलयन प्रकाश बिखेर सकता है? तो वो है कोलाइडल विलयन। क्या है? कोलाइडल विलयन। वाष्पशील घटक को उसके गैर वाष्पशील विलय में अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वाष्पीकरण। कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। तो पहला ही हमें गलत मिल गया, ए हो जाएगा। कुछ पदार्थों के उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है सी, ऑक्सीजन, जल और उसके बाद शर्करा। ऑक्सीजन का क्या है? O2 होता है, ये H2O है, और ये C12H22O11 इसका फार्मूला होता है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। यह था केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर